आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य की। प्राचीन इतिहास के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं यूडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद यूडी में, जो 100% आपकी हेल्प करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो ये टेस्ट सीरीज चल रही थी फ्रेंड्स प्राचीन इतिहास के, इनमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के जो शुरुआती साक्ष्य हैं वो जो है बहुत कम मिलते हैं और अलग अलग इतिहासकार इनको अलग अलग बताते हैं। जैसे कि विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन कहा गया है। बृहद कथा मंजरी तथा कथा सागर में चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है। विलियम जोन्स वो प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में की थी। एरियन और प्लूकार्ड थे जिन्होंने एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त को पहचाना था। जस्टिन एक ऐसे मात्र इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। इसके अलावा किसी भी इतिहासकार ने ऐसा कोई उल्लेख अपनी किसी रचना में नहीं किया है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम वो राजा थे जिन्होंने भारत को प्रथम बृहत रूप में लाके खड़ा किया। पहले भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति से और पराक्रम से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक रूप में और सबसे बड़े रूप में स्थापित किया। आप देख सकते हैं मैप में कि कुछ हिस्सों को छोड़ के, भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ के बाकी इनकी सीमाएं ईरान तक और इधर जो है बंगाल की खाड़ी तक, नीचे कलिंग और मैसूर को छोड़ के बाकी सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। बात करते हैं हम उनके आगे आने वाले जितने भी राजा हुए उनके, तो उनकी बात करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले इसमें हम बिंदुसार की बात करेंगे। बिंदुसार यूनानी लेखकों के अनुसार अमित्रोकेडीज के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन इतिहासकार इसे सुरसेन या सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता का नाम दुर्धरा जैन साहित्य में मिलता है। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र का राजा एरियोकोटस द्वारा उसके राजदूत को डाइमेकस को भारत में भेजा गया था। इसके अलावा पिलानी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने राजदूत डायनोसिस को इनके दरबार में भेजा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अशोक की। अशोक जो था फ्रेंड्स, अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैनी का शासक था। अशोक के समय में विस्तार और ज़्यादा बढ़ गया मौर्य साम्राज्य का, और असम और सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे दक्षिण एशियाई और मध्य एशिया तक इसका पूरा साम्राज्य फैल गया। परंतु अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा को धम्म प्रतिपादन का त्रिविम आयाम बनाते हुए शासन करने का निर्देश दिया। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, वो होते हैं इनके शिलालेखों के बारे में। तो प्रथम शिलालेख में फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है कौन से शिलालेख में क्या चीज़ उल्लिखित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट शिलालेख की। प्रथम शिलालेख जो है फ्रेंड्स वो पशु बलि की निंदा करता है। द्वितीय शिलालेख क्या है फ्रेंड्स, जिसमें पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तृतीय शिलालेख जो है प्रत्येक अधिकारी को 5 वर्ष पर दौरे का निर्देश दिया गया है तथा कुछ धार्मिक नियम भी बताए गए हैं। चतुर्थ शिलालेख में भैरी घोष
की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है। 5th शिलालेख में धर्म महात्माओं की मात्रों की नियुक्ति की गई है। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ये 7वां शिलालेख ही है जो सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी और जो भी उनके राजा हैं वो प्रजा हित में सोचें। 12वें शिलालेख में यह दिया गया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी के विचारों को सम्मान दिया जाएगा। 13वें शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है कि कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया तथा 13वें शिलालेख से उसके पड़ोसी राज्यों और राजाओं के बारे में भी वर्णन मिलता है। 14वें शिलालेख में फ्रेंड्स मिलता है कि अशोक ने यह निर्देश दिया था कि जो जनता है वो धार्मिक जीवन को जिए और धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया था। वैसे तो अशोक बौद्ध धर्म को समर्थक थे, परंतु कभी भी वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग नहीं कर पाए, जिसका उद्देश्य उनका देवनामप्रिय वाला जो टाइटल है उसकी वजह वो दर्शाता है। जिसकी वजह जो है वो देवनामप्रिय का जो टाइटल है वो दर्शाता है कि वो अपने आप को कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं कर पाए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ जो शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए, उसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो प्रयाग अभिलेख है वो कौशाम्बी के इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी से प्राप्त हुआ, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। कौशाम्बी के इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो है इसको फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली इसे ले आया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली से मेरठ ले आया था। रामपुरवा अभिलेख ये बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। बात करते हैं लौरिया अरेराज अभिलेख, ये भी चंपारण से प्राप्त हुआ बिहार के। और छठा जो है लौरिया नंदगढ़ अभिलेख, ये जो है ये भी चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है और यह एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसके स्तंभ पे मोर का चित्र बना हुआ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 में। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले जो इतिहासकार थे वो जेम्स प्रिंसेप थे फ्रेंड्स। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोट्टस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है? तो ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो जस्टिन ने चंद्रगुप्त महान एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त महान और सिकंदर के भेंट का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्टस के रूप में थी। तो आपका इसका ये आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बारे में हमने कम बात की थी फ्रेंड्स। तो चाणक्य जो थे वो चाणक्य ऋषि के पुत्र थे। इनका जो अर्थशास्त्र में नाम मिलता है वो कौटिल्य मिलता है। पद्म खंड में इनका नाम विष्णुगुप्त मिलता है। इनकी जो गुप्त काल की रचना है अर्थशास्त्र, ये शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक है। इस पे आईएएस और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन भी बना है। इसमें सप्तांग सिद्धांतों का उल्लेख किया है, और वो सप्तांग सिद्धांत जो हैं वो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। यही सप्तांग सिद्धांत, ये 7 जो अभी टर्म्स बोले यही सप्तांग सिद्धांत है, तो इनको याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन था कि चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को बचपन में जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित यूनानी राजदूत प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसको बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स की जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान भारत आया था, तो फाहियान जो है भारत 399 एडी में आया था फ्रेंड्स, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण दिया हुआ है, आपको सही क्रम में मिलाना है इसको, कौन सा सही है कौन सा कथन कारण सही है। तो ये अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को अब आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि ए कथन और कारण दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने दो सूचियाँ दी गई हैं फ्रेंड्स, और दोनों सूचियों को आपस में उनके सामने जो उनके नाम दिए गए हैं पुराने या नए नाम या फिर उनके जो उपाधियाँ थी उनसे मिलाना है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो चंद्रगुप्त थे उनकी पहचान सेंट्रोकोट्टस के रूप में की गई, तो चंद्रगुप्त सेंट्रोकोट्टस हो जाएगा। बिंदुसार जो थे, बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोघात कहते थे, तो इसका बिंदुसार अमित्रोघात से हो जाएगा। अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और चाणक्य का नाम जो है बचपन का वो विष्णुगुप्त था, तो ये इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से आपके सामने दो सूचियाँ दी गई हैं, एक साइड में सम्राट हैं और दूसरे साइड में उनकी उपाधियाँ हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अशोक, ये अशोक को दिया हुआ है, तो अशोक जो था फ्रेंड्स, अशोक देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता था, ठीक। उसके अलावा समुद्रगुप्त, समुद्र जो है समुद्रगुप्त को पर क्रमांक के नाम से जाना जाता था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो विक्रमादित्य के नाम से, और जो स्कंदगुप्त है वो क्रमादित्य के नाम से, तो इसके अनुसार ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर गए उनके सही मार्ग का अनुगमन किया है। तो जो जिस मार्ग का उन्होंने अनुगमन किया आपको बेसिकली वही बताना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, लिखा तो यहाँ एक ही बार हुआ है लेकिन पूछा कई बार गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने गया की यात्रा की, गया के बाद उन्होंने कुशीनगर की यात्रा की, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी की, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी की, लुम्बिनी के बाद जो है वो कपिलवस्तु की, कपिलवस्तु के बाद जो है सारनाथ की, और सबसे अंत में श्रावस्ती की यात्रा की। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण जो है फ्रेंड्स वो हमें 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है, और इसी शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहीं से अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके अड़ोस पड़ोस के राजाओं के बारे में भी पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम जो है वो उल्लेखित है। तो जो गुर्जरा अभिलेख है फ्रेंड्स, ये ए नंबर वाला, इसमें जो है अशोक के नामों का उल्लेख दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अशोक द्वारा स्थापित जो अब तक प्राप्त सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वो लौहरिया नंदगढ़ का है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है फ्रेंड्स वो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता लगा है। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता फ्रेंड्स अनुराधापुर में लगा है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख जैसे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिमी भारत में था, तो ये जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन वाला, इससे ये ज्ञात होता है कि जो चंद्रगुप्त है उनका प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? तो फ्रेंड्स 7वां शिलालेख जो सबसे बड़ा शिलालेख है उसमें अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह साम्राज्य अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स इसमें जो है अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी तीनों लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया था, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के दातिया ज़िले में जो स्थित है यहाँ से गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा उल्लेखित है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है फ्रेंड्स, ये पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना देता है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सार्थवाह। फ्रेंड्स जो टर्मिनोलॉजी है मौर्य काल की वो बार बार उनके शब्दों को पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। जो सार्थवाह है, सार्थवाह किसे कहते थे मौर्य काल में? तो सार्थवाह फ्रेंड मौर्य काल में व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजुक जो थे वो कौन थे मौर्य काल में? तो राजुक जो थे फ्रेंड्स वो मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो फ्रेंड्स जो समाहर्ता हुआ करता था वो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित होता था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से अभिप्राय था। फ्रेंड्स सीता भूमि अर्थशास्त्र में जो जनजातियाँ थीं उनके द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो अशोक का समकालीन जो तुर्मय था फ्रेंड्स वो मिस्र का शासक हुआ करता था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटिगोन कॉन्टास था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो टालमी फिलाडेल्फस फ्रेंड्स मिस्र का शासक था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा हुआ करता था? तो अभी फ्रेंड मैंने इसके बारे में एक बार पहले ही भी बताया था। सप्तांग सिद्धांत थे जो कि इस प्रकार है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड व मित्र। तो अंतिम जो 7वां है वो मित्र हुआ करता था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो फ्रेंड्स कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, मतलब किसका प्राचीन रूप है आपको ये बताना है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो है फ्रेंड्स वो ब्राह्मी लिपि का प्राचीन रूप है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फ्रेंड्स गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण जानी जाती है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी कई बार पूछे जाएंगे।
वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक संगम युग पे, तो बात करेंगे चेर चोल और पांड्य के बारे में। इसके साथ साथ हम दक्षिण भारत के चालुक्य पल्लवों की भी बात करेंगे। थैंक यू।